लोग का स्वागत है प्रिसाइस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस ऑफिसर एंड आईआईटीएन। तो जैसा कि एनसीईआरटी बैचेस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एनसीईआरटी की सारी बैचेस क्रमबद्ध जो है लिंक करते हुए, जैसे ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसको हर चैप्टर वाइज कैसे हमें लिंक करना है, उस श्रृंखला में हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 खत्म कर चुके थे और क्लास 7 की जो आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था वहां से हमने शुरू किया है, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जो हमने स्टार्ट किया है। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास यानी पुरानी क्लास जो देखे होंगे, कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें आपको मैंने क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी कवर की थी। क्लास 7 की एनसीईआरटी की थी चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि मैंने कल की क्लास में समझाते हुए मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी चैप्टर का आगे का 11th कवर करेंगे। तो आज जो है हम आपको 11th कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए है। प्रिसा आईएएस ऐप आप डाउनलोड करें, उस पर आप एडमिशन ओपन है और पेड कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी फीचर हमने आपको बता दिए हैं। अगर हम फ्री कोर्सेज की बात करें तो फ्री कोर्सेज आपको प्रिसा आईएएस पे काफ़ी सारे चीज़ें मिल रही हैं, जैसे आपको डेली नोट्स मिल रहे हैं, डेली नोट्स मिल रहा है आपको, जो कि हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और मास्टर नोट्स मिल रहा है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत कारगर है, टू द पॉइंट है। ठीक है, आपको द हिंदू एनालिसिस मिल रहा है, द हिंदू एनालिसिस मिल रहा है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल रहा है आपको, डेली का डेली आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बुक्स आपको मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बुक आपको मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आपको क्विज मिल रही है, और बहुत सारी चीजें जो है फ्री में प्रिसाइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी सक्षम नहीं है परचेस करने को बैच, फिर वो भी ऐप डाउनलोड कर लें प्रिसाइस के ऐप को, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में ऐप रहेगा तो आपको आने वाले सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऐप पे ही मिलेगी। आने वाले एग्जाम्स के फॉर्म, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको ऐप पे मिलेगी। तो कोई एग्जाम के डेडलाइन फॉर्म आपका छूटेगा नहीं, जो भी फॉर्म आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जितने भी अनाउंसमेंट्स होंगे रिगार्डिंग अवर प्रिसाइस फ्री एंड पेड कोर्सेज अपकमिंग, अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में बच्चों लगी हुई है और आपके बेहतरी के लिए और आपके तैयारी के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। दी बेस्ट कंटेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, दी बेस्ट पीडीएफ पे काम कर रहे हैं, दी बेस्ट बुक सेट पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है, आपको मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे, बहुत ज़्यादा पैसा आपका सेव हो जाएगा। केवल आपको प्रिसा आईएएस के ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को क्रमबद्ध करके आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो जो रेस में घोड़ा दौड़ता है उसके ऐसे दोनों तरफ ऐसे लगा दिया जाता है ताकि वो इधर भी ना देखे और इधर भी ना देखे, बस अपने एम को टारगेट करके दौड़ते रहे। वैसे ही प्रिसाइस आपको एक आपके एम की तरफ आपको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए जितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो मेंटरशिप, हमारा फ्री मेंटरशिप आपको दिया जा रहा है कि आपको कौन सी बुक, यहाँ तक कि आपको पेज बाय पेज भी चीज़ें बताई जाएंगी। बट ये तभी हो पाएगा जब आप ऐप डाउनलोड होंगे। ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, आपके सहूलियत के लिए बनाई गई है, और हमारा ऐप आपका बहुत कम डेटा कंज्यूम करता है और उसकी स्पीड और एक्यूरेसी पे हमारा जो है ध्यान रहता है। उसके बाद आपके जितने भी जेन्युइन फीडबैक होंगे, वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक। आप अपने फीडबैक को हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ भी लगता है, वी विल वर्क अपॉन दैट एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऐप, बेस्ट इकोसिस्टम फॉर योर प्रिपरेशन। आपकी तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन तरीके का इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझिएगा, ये है आपका यूपीएससी का दायरा। ठीक है, दायरा हम डिसाइड करेंगे, आप प्रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करेंगे और आप यहाँ बैठे हैं। आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिस सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, वी विल प्रोवाइड ऑल द मटेरियल, ऑल द लेक्चर्स आपके घर तक, आपके मोबाइल तक। आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, आपका ऑप्शनल,
आपका सीसैट, आपका करंट अफेयर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, बुक्स, क्विज, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, मेंटरशिप, ये सब चीज आपको इंटीग्रेटेड प्रिसाइज ऐप में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। रेस के घोड़े की तरह अपने आप को एक ही लक्ष्य में, अपने एम को टारगेट करते हुए प्रिसाइज से जुड़िए, प्रिसाइज की टीम से जुड़िए, और ऐप डाउनलोड करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि सारे फ्री रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में उस टक्कर के क्वेश्चन बैंक नहीं है। आप एक पीडीएफ डाउनलोड करिएगा इकोनॉमिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का और आप बैठ के लगाइएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। और ये वही क्वेश्चन है जो अपकमिंग यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है। आपने देखा होगा कि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है तो सारे बच्चे उस पेपर को रोल बना के अपने सर पे पीटते हैं। पता क्यों पीटते हैं? देखा है आपने कभी? वो कोसते हैं सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कोचिंगों के, नाम नहीं ले रहे हम किसी भी संस्था की। क्यों? क्योंकि वो कोचिंगें पूरे साल 365 दिन उन बच्चों को गुमराह करके इतना कंटेंट पढ़ा देते हैं जो कि इरिलेवेंट कंटेंट होता है। देखिए, कंटेंट पढ़ाना बुरी बात नहीं है, बट इरिलेवेंट कंटेंट पढ़ाना बुरी बात है। ये इंस्टीट्यूट बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको डरा के रखते हैं कि आप ये वाला मटेरियल नहीं पढ़ोगे, ये वाले हमारे नोट्स नहीं देखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि 90% इंस्टीट्यूट तो वही चला रहे हैं ना जिन्होंने कभी तैयारी की ही नहीं, मार्केट में बस उतर गए। प्रिसाइज में जो टीम है, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, ब्राउज़र देखा होगा, तो आपको उन्हीं लोगों के नाम मिलेंगे जो लोग ऑलरेडी सर्विस में कार्यरत हैं, जो सिलेक्टेड है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं, जो जिन्होंने कभी ना कभी फोड़ा है अपने एग्जाम्स में। गुणवत्ता आपको तभी मिलेगी। आप गुणवत्ता की जांच कैसे कर सकते हैं? गुणवत्ता की जांच आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने क्या अचीव किया है, ये इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। तो प्रिसाइज में आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। तो डाउनलोड करिए प्लीज़, और चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आगे का कार्यक्रम जो एनसीईआरटी के क्रम में चल रहा है। तो एनसीईआरटी में बच्चों हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का एक लेक्चर हम आपको बता चुके हैं। और आईयूजीजी इंटरनेशनल यूनियन जियो फिजिक्स एंड जियोडेसी के द्वारा हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, 2 तरह का था, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। इसके बारे में पूरी चर्चा हो चुकी थी। दूसरी चर्चा जो हुई थी वो रॉक के बारे में चर्चा हुई थी कि 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। उनके आपस में क्या विशेषताएं हैं, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने कहा था क्लास 11 की एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा आप लोग, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है इस पीडीएफ की तो बेटर है, नहीं तो आपको सॉफ्ट कॉपी ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि अर्थ का जो रेडियस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम मानेंगे तो वो अलग अलग बुक में, डिफरेंट बुक में डिफरेंट डेटा दिया हुआ है। बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 6370 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6000 मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये याद रखिएगा 6370 किलोमीटर दिया हुआ है। और इतनी गहराई में पहुंच पाना असंभव है यहाँ पे, क्योंकि तो टेम्परेचर ज्यादा है कोर का, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, मानव का पहुंच पाना तो असंभव है। ठीक है, द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर एंड नो वन कैन
reach the center of earth and make the observation and collect the sample of material under such condition. You may wonder how scientists tell us about the earth interior and type of material that exist at such depth. Most of our knowledge about interior of earth is largely based on estimate and inference. Yet a part of information is obtained through the direct observation and analysis of material. तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें बहुत इतनी गहराई पे पहुंच पाना असंभव है, फिर भी हमारे साइंटिस्ट और जो जियोफिजिस्ट हैं वो उन्होंने किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको बताया। उसमें दो तरह के सोर्सेस के बारे में जिक्र किया है, एक डायरेक्ट सोर्स के बारे में और एक इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। अगर हम बात करें डायरेक्ट सोर्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट सोर्स से हम क्या कर सकते हैं कि हम माइनिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका की दी गई है जो कि 3 से 4 किलोमीटर ही डेप्थ है। यहाँ देखिएगा, द मोस्ट इजी अवेलेबल सॉलिड earth material in surface rock is rock and we get from the mining area. The gold mine in South Africa is depth 3 to 4 किलोमीटर। तो सबसे गहरी जो माइन है गोल्ड माइन वह है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और ये कितनी गहरी है? ये 3 से 4 किलोमीटर ही है। जबकि अगर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है तो कम से कम हमें 12 किलोमीटर तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। इससे तो केवल क्रस्ट के बारे में पता चल सकता है, उससे ज्यादा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। Going beyond this depth is not possible and is very hot at this depth. Beside the mining, scientists have to take up number of projects to penetrate deeper to explore the condition in the crust portion. Scientists world over are working on 2 major projects such as deep ocean drilling project. ये नाम याद रखिएगा आप लोग, deep ocean ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा इस नाम को। ये केवल जो है 12 किलोमीटर तक ही हमने ड्रिल किया था, मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए थे। द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा कौन सा है? इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिलिंग इज कोलाल आर्टिक ओशन टू रीच डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर एंड दिस मे बी द डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्ट एट द डेप्थ। तो यहां से इतने पैराग्राफ से आपके जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक साउथ अफ्रीका का और दूसरा बनेगा आपका डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये कहां पे है और इसकी गहराई कितनी है। तो 12 किलोमीटर की इसकी गहराई है। ठीक है, तो आप बुक लेके साथ में बैठिए ताकि आप इसको आप अंडरलाइन साथ में साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल सुनना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। दूसरा डायरेक्ट सोर्स हो सकता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। पहला है कि आप ड्रिल कर दो गहराई तक कहीं पे, ठीक है, आप डिग करके मटेरियल निकालो। तो फर्स्ट सोर्स तो आपका ये हो गया डायरेक्ट सोर्स का। और दूसरा है कि जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, वॉल्केनो से जो मैग्मा निकलता है उसकी स्टडी कर लें, उसकी केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर लें, तो हम ये बता सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। समझिएगा। दूसरा है कि हम वॉल्केनिक इरप्शन से निकले हुए जो मैग्मा है उसकी पढ़ाई कर लें, उसकी स्टडी कर लें, उसकी लेबोरेटरी एनालिसिस कर लें। तो मैग्मा की स्टडी से हम मैग्मा के केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल कंपोजिशन से हम बता सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर या अर्थ के इंटीरियर में कौन से मेटल या कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में हम बात करेंगे सिस्मिक वेव या सिस्मोलॉजी का, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनडायरेक्ट में हम सिस्मोग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा मेट्रो के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। मान लो मेट्रॉइड जो है वो अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है, उसकी स्टडी कर लें तो भी हम बता सकते हैं कि अर्थ का कंपोजिशन क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी जब ब्रह्मांड की संरचना हो रही थी, ये मेट्रॉइड भी धरती के ही या धरती के ही एक ही ग्रुप से टूट के बने, तो जो मेट्योर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा वो पृथ्वी की भी होगी। अगला ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बताया था। पीडीएफ इज नॉट वर्किंग प्रॉपर। अगला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी अगर हम करते हैं तो उससे जनरेट होने वाले जो वेव हैं उनकी स्टडी अगर हम करें तो भी हम इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। तो अर्थक्वेक से जो वेव निकलती है इसको हम लोग सिस्मिक वेव बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव बोलते हैं। और सिस्मिक वेव से जो तरंगे निकलती है वो खास एनर्जी होती है और खास एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, जिसमें मैंने आपको बताया था एस वेव और पी वेव के बारे में बताया था। ठीक है, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर along a fault is sharp crustal rock along the fault tend to move opposite direction and thus over rock strata press them and the friction lock them together and however their tendency to move apart point overcome the friction has result the block get deformed and eventually they slide। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है या जो हमारी अर्थ की लेयर है वो प्लेट से बनी हुई है, प्लेट। ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे आने वाले अभी लेक्चर्स में। इनके मूवमेंट से, इनके सेक करने से जो है अर्थक्वेक आता है। या तो ये दूर जाते हैं तो डाइवर्जिंग प्लेट होते हैं, और या ये करीब आते हैं ये कन्वर्जिंग प्लेट होते हैं। ठीक है, इनके प्लेट के मूवमेंट से जो है अर्थ हमारा क्या करता है, शेक करता है, यानी कि उसमें भूकंप आती है। और जहां पे ये शेक करता है, जहां से फॉल्ट, जहां से ये शेक करता है, जहां पे टकराती है, इसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। This causes the release of energy and energy wave travel in all direction. The point where the energy release is called focus. जहां से एनर्जी ये निकलती है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। मान लीजिए ये है आपका फोकस, यहां से एनर्जी ऐसे निकल रही है, ये आपकी वेव निकल रही है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, एंड ऑफ अर्थक्वेक अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। द एनर्जी वेव travel in different direction and reach the surface. The point on the surface nearest focus is called epic center. अगर हम सरफेस पे यहां से 90 डिग्री सरफेस पे यहां पे पॉइंट बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इपी सेंटर। क्या बोलते हैं, इपी सेंटर, इपी सेंटर। और इस फोकस को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर। तो जो इपी सेंटर होता है वो फोकस से 90 डिग्री पे होता है, जो कि सरफेस पे होता है, और फोकस से आपकी वेव जनरेट होती है जो कि सरफेस पे ट्रेवल करती है। सरफेस पे क्या करती है, ट्रेवल करती है वेव। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उम्मीद है, देखिए आपको बुक लेके बैठनी पड़ेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। बिना एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक लेके अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो थोड़ी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि मेरा जो एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा अलग है। मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ना कि पीपीटी मॉडल पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, पीपीटी मॉडल नहीं है। पीपीटी मॉडल में आपको यहाँ से कंटेंट को, चीज़ों को उड़ा दिया जाता है। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट भी आपके लिए जो है जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस समय आप पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि आपके पास हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिसा आईएएस डाउनलोड कर लीजिए। प्रिसा आईएएस पे आपको इसके सारे ऑलरेडी पीडीएफ मिल रहा है आपको। ठीक है बेटा, उसकी कोई चिंता ना करें आप, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी वैसे भी। तो यहाँ से क्या क्या कीवर्ड निकला, इस वाले पैराग्राफ से आपका कीवर्ड निकला, एक तो तो मेरे पास इसका पीडीएफ है, दूसरा वाला है कि नहीं, गिव मी 1 मिनट। उस चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अटैच कर दूंगा एक नया पीडीएफ, लिटिल बिट यहाँ पे। चलिए आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाए।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हाउ डज अर्थ शेक, तो यहाँ से आपको पहला जो आपको नोट करना है कि अर्थ इज मेड ऑफ प्लेट, अर्थ इज मेड ऑफ प्लेट, ठीक है। इन प्लेट के मूवमेंट से, इनके शेक करने से जो है वेव जनरेट होती है, और जहाँ पे से वेव जनरेट होती है वो फॉल्ट होती है, मतलब फॉल्ट क्रिएट होती है। दूसरा आपका जानना है फोकस पॉइंट क्या होता है, और फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर। तीसरा आपको इपी सेंटर के बारे में जानना है। 3 चीज के बारे में आपको जानना है अर्थक्वेक में, ठीक है। अगला है अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होने वाली तरंगे यानी कि वेव, ठीक है। जहां हम लोग रहते हैं, जिस सरफेस पे रहते हैं उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अभी हम आएंगे, आपको रैले का क्लासिफिकेशन बताएंगे कि वो जो हमारा 3 सरफेस हमने क्रस्ट को बांटा था, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर को, उसको हम लोग अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेले। ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस in the lithosphere. You will learn about different layer of earth in this chapter. It is sufficient to note that lithosphere referred to portion of depth up to 1200 km from the surface of earth. अगर हम क्रस्ट से बात करें, अर्थ की सरफेस की बात करें, तो 0 से लेके 200 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसी लिथोस्फीयर पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्डिंग होगी, पेड़ होंगे, घर होगा, वगैरह वगैरह होगा, और यहाँ पे आपका समुद्र है जो कि आपका ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। ये जो हाउस हो गया, ट्री हो गया, ये आपका लिथोस्फीयर पे होता है, और जो वेव होती है वो इसी लिथोस्फीयर पे ट्रेवल करती है। अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है वो इसी लिथोस्फीयर पे ट्रेवल करती है, और उसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका सिस्मोग्राफ। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी। अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, और जो कर्व बनती है वो सिस्मोग्राफ होती है, और सिस्मोमीटर द्वारा उसको नापा जाता है। 2 तरह की वेव होती है अर्थक्वेक की, एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। बॉडी वेव आपकी एस और पी होगी, सरफेस में जो पहुंचती है उसको एल वेव कहते हैं, वो लव वेव भी कहते हैं, वो आपकी सरफेस वेव होती है जो डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। द बॉडी वेव जनरेट ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव इज कॉल्ड सरफेस वेव। ये बॉडी वेव जब अपने चट्टानों से टकराती है, मतलब माउंटेन से, रॉक से जब टकराती है, तो सरफेस वेव जनरेट करती है। The wave move along the surface. The velocity of wave change as they travel through the material with the different density. जैसे डेंसिटी, जैसे अब आपको डेंसिटी का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, डेंसिटी जब चेंज होता है तो ये जो वेव की स्पीड होती है वो भी, क्योंकि वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे। तो स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये आपने अगर वेव पढ़ा होगा तो वेव की ही है कि वेव जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। डेंसर मीडियम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो मीडियम डेंसर होगा, उसमें जो वेलोसिटी होती है स्पीड की, किसकी, वेव की, वो मैक्सिमम होती है। यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। सबसे तेज जो है वो सॉलिड में होगी, ठीक है। एंड देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एट दे रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट व्हेन द कमिंग अक्रॉस द मटेरियल। यहाँ पे देखो पी वेव, ये एस वेव, और ये सरफेस वेव। देखो सरफेस वेव की एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी कि डिस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो बता देता हूं मैं। वेव जो है वो साइनोसाइडल फॉर्म में ट्रेवल करती है, कुछ इस तरह से। अभी जब ट्रेवल करती है तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और एक कंप्लीट साइकिल को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब कि ये वेव ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी, मतलब ज्यादा कह सकते हैं कि तबाही मचाएगी। तो सरफेस वेव जो होता है वो ज्यादा तबाही मचाती है, इससे आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसकी, सरफेस वेव की। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी वेव, पी वेव एंड एस वेव।
P wave move faster and first to arrive the surface. These are called primary wave. The P wave are similar to sound wave. They travel through the gaseous, liquid and solid. And S wave arrive at the surface with some time lag. This is called secondary wave. The important factor about S wave is that they can travel only through the solid material. This characteristics of S wave is quite important. It is help scientists to understand the structure of interior of Earth. Reflection cause wave to rebound, where refraction make wave move in a different direction. The variation in the direction of wave are inferred with the help of their record on a seismograph, and the surface wave are the last to report on seismograph. This wave are more destructive. They causes displacement of rock, hence the collapse of structure. कह रहे हैं कि जो पी वेव है वो सरफेस पे पहले पहुंचती है, इसलिए इसको प्राइमरी वेव कहते हैं। उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और पी वेव जो है वो तीनों ही मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वहीं पर अगर हम एस वेव की बात करें तो वो थोड़ी लेट पहुंचती है पी वेव के बाद, और इसीलिए इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है। और इनका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, देखिए दोनों वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। देखिए दो कीवर्ड आपको बताता हूं मैं। पहला कीवर्ड है, पहला कीवर्ड है बेटा रिफ्लेक्शन, और दूसरा कीवर्ड है रिफ्रैक्शन। देखिए दोनों कैसे अलग है। रिफ्लेक्शन का बेटा मतलब होता है कि अगर किसी सरफेस से कोई वेव या लाइट जो है टकरा कर दूसरे दिशा में चली जाती है, पास नहीं करती है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब लाइट या वेव जो है एक मीडियम से ट्रेवल करती है तो दूसरे मीडियम में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे मीडियम कैसा है, डेंसर है, यहाँ पे रेयर है। ये जो बैंडिंग होता है लाइट का या साउंड का बैंड होना, ये रिफ्रैक्शन होता है। तो एस वेव और पी वेव का जो नेचर है सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है जब मैप किया जाता, बनाया जाता है सिस्मोमीटर से, तो उसकी जो बेंडिंग है यानी उसका जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन की नेचर है, उसको पढ़ कर या उसको प्लॉट करके साइंटिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि अर्थ की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसी है। ठीक है, फिर अर्थक्वेक के बारे में मैं आपको इसके अर्थक्वेक के बारे, शैडो जोन देखिए मैंने आपको बताया था, देखो इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ा होगा। शैडो जोन का मतलब वो होता है कि जहां पे वेव नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, शैडो जोन जो है लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें मैंने शैडो जोन के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, the earthquake wave get recorded in a seismograph located at far location. However, there exists some specific area where wave is not reported. जहां पे वेव नहीं पहुंचती है उसको हम लोग शैडो जोन बोलते हैं। जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ फोकस है, यहाँ से वेव जनरेट हो रही है, यहाँ तक पहुंची, और इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वेव की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आती है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शैडो जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शैडो जोन बोलेंगे। तो ये 145 डिग्री यहाँ और 145 डिग्री यहाँ आपको क्या मिलता है? एस वेव का शैडो जोन मिलता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ये वाला पैराग्राफ भी हो जाए। अर्थक्वेक wave get recorded in a seismograph located at far location. However, there exists some specific area where the wave are not reported. Such zone is called shadow zone. The study of different events reveal that for each earthquake there exists altogether different shadow zone. In figure 3.2 ये दिया हुआ देखो, अगर ये आपको दिख पा रहा हो तो आप देखेंगे कि पी वेव का शैडो जोन है 103 डायरेक्शन से लेके 142, और इधर आपका 103 से लेके 142। मतलब यहां पे इस वाले एरिया में देखिए, इस वाले एरिया में ये है आपका शैडो जोन, शैडो जोन पी वेव का। मतलब यहां पे पी वेव की रीडिंग नहीं मिली है, यहां और यहां पे ये आपका शैडो जोन है। यहां पे पी वेव की रीडिंग आपको नहीं मिली है। फिर यहां देखिए, यहां पे स्पीड देखिए बैंड हुई है, रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, सॉरी। फिर जब यहां से बाहर निकली तो स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। यहाँ पे स्पीड स्लो डाउन हुई है, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है, यानी यहाँ पे लिक्विड रहा होगा और यहाँ पे सॉलिड रहा होगा।
एस वेव की बात करें तो वो 103 डिग्री से लेके ये 103 डिग्री तक आपका शैडो जोन है, मतलब यहाँ पे आपको एस वेव नहीं मिला है, मतलब यहाँ से केवल रिफ्लेक्शन हो गया, कहीं पे बेंडिंग वगैरह नहीं मिला है, मतलब बीच में सॉलिड होगा, क्योंकि सॉरी लिक्विड होगा, वहां पे वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिक्विड में जाती नहीं है एस वेव, एस वेव केवल जो है सॉलिड में ट्रेवल करती है। ठीक है, हम लोग ने वहां पर रिचर स्केल पढ़ा था क्लास 7th में, यहाँ पे एक और स्केल के बारे में लिखा है मार्सेल स्केल, ये भी आप देखिए, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट एक थे। The earthquake event are scale either according to magnitude or intensity of shock. The magnitude scale is known as Richter scale. Richter scale आपका क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। Richter scale. The magnitude related to the energy released during the earthquake. The magnitude is expressed in term of 0 to 10. The intensity scale, तो देखो Richter scale कैसा स्केल है? मैग्नीट्यूड स्केल है। लेकिन अगर हम तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, तो इंटेंसिटी स्केल कौन सी है, ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है, मार्सेल स्केल। ये एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट उन्होंने बनाया था। इसकी रेंज, इसका क्या होता है, रीडिंग होती है 1 से 12 होती है, 0 से 10 होती है, ये 1 to 12 होती है। ये दोनों स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इफेक्ट अर्थक्वेक के बहुत सारे इफेक्ट है, देखिए लैंडस्लाइड हो सकता है, ग्राउंड से फायर, सुनामी, सुनामी काफी आप सुने भी होंगे, ये सारे इफेक्ट्स, सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग, एलवांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड, फायर, स्ट्रक्चर कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये सारे किसके इफेक्ट हैं आपके अर्थक्वेक के। यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ किस तरह से जो है अर्थक्वेक आने से कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए घर वगैरह टूट गया है यहाँ पे। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो डिस्कस किया था हमने, क्रस्ट, मेंटल कोर, वही यहाँ पे फिर से आपको 7th में था, उसी को थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया गया डेंसिटी के साथ, आयुजीजी द्वारा जो किया गया उसी के बारे में। पहला है क्रस्ट, तो क्रस्ट को बोला गया कि ये क्रस्ट जो है लगभग सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। ओसनिक क्रस्ट की बात करें तो केवल 5 किलोमीटर ही होता है, ये रहा ओसनिक क्रस्ट, ये आपका 0 to 5 होता है, केवल 0 to 5 किलोमीटर। द मीन थिकनेस ऑफ ओसनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। जहीं पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो 0 से 30 किलोमीटर तक होता है, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम एंड इट इज अ मच, कहीं कहीं पे माउंटेन होने की वजह से ये 70 किलोमीटर तक भी आपका हो जाता है। कौन सा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हिमालय रेंज में। हैवी रॉक होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3 ग्राम, आपको बताया भी था मैंने, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बसाल्ट रॉक से, ओसनिक क्रस्ट होता है वो बसाल्ट रॉक का बना होता है, ठीक है, बसाल्ट रॉक का बना होता है, और इसकी डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दूसरा जो लेयर है वो मेंटल है, ये 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होती है। दूसरी जो लेयर शुरू होती है वो 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होती है, ये आपका मेंटल होता है। और मेंटल में एक और लेयर होती है जो कि 400 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, इसको हम लोग एस्थनोस्फेयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। और इस एस्थनोस्फेयर से ही जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये मैग्मा यहाँ पे लिक्विडिफाई होता है और यहाँ से जो है मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड asthenosphere. The word astheno means V. It is considered to be extend up to 400 kilometer. It is a main source of magma that find its way to surface. Volcanic eruption से, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी था asthenosphere, ये देखिए, अगर ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा हो, यहां से निकलता है, ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन आपका एस्थेनोस्फेयर होता है, दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि यहीं पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रॉक पिघलता है और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा, ठीक है। इसकी डेंसिटी 3.4 होती है और इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 10 से 200 किलोमीटर के आसपास होती है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इसकी थिकनेस आप, अच्छा लिथोस्फेयर की थिकनेस दी गई है, ठीक है, ये लिथोस्फेयर की थिकनेस दी गई है। अगला है कोर,
कोर में देखिए, अगर हम बात करें कोर में, तो कोर के दो पार्ट होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। अगर हम कोर के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया आउटर कोर, जो कि आपका आउटर कोर हो गया, और ये आपका हो गया इनर कोर। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, नीफी से बना होता है, निकल एंड आयरन से बना होता है, और जो आउटर कोर होता है वो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, ये 2900 से शुरू होता है, यहाँ पे 5500 किलोमीटर होता है, और ये आपका होता है 63700 किलोमीटर होता है। तो आउटर कोर आपका 5500 किलोमीटर तक होता है। डेंसिटी की बात करें तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास का डेंसिटी होता है, घनत्व, और ये इसकी डेंसिटी इनर वाले की 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और इसकी होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब ये इनर वाला ज्यादा हैवी होता है, हैवियर होता है, नीफी लेयर बोलते हैं इसको। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी इनर कोर की वजह से होती है। ठीक है, अगला है आपका वॉल्केनो। मैंने आपको, अच्छा वॉल्केनो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से पूरा प्रॉपरली वॉल्केनो का टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो एक पूरा टॉपिक बनेगा अलग से, इसी को मैप करते हुए वॉल्केनो बनेगा। तो ये 7th का यहाँ तक मैप था, उसके बाद जो टॉपिक बनेगा वो आपका बनेगा वॉल्केनो। ये एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा, क्योंकि वॉल्केनो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा एक रिकॉर्डिंग लगेगी वॉल्केनो। ये नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी आपको उसमें होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा, क्लास 7th और क्लास 11th के टॉपिक को मैप करके। ठीक है, क्लास 7th और क्लास उसको मैप करके। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में शायद आपको PYBQ भी बताया होगा, अगर चलिए मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो PYBQ फाइल मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों PDF पढ़ा दिया है मैंने। तो आपको अब जो है समवेयर यहाँ पे MCQ था, अब आप लोग MCQ कर लेंगे। हाँ ये देखिए, आपको पहला ये जो क्वेश्चन 5th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये, अच्छा इसमें डिसकंटिन्यूटी आपको नहीं बताया, मैं थोड़ी देर में डिसकंटिन्यूटी बता देना। चलिए फिर भी आप कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, इसमें से कौन सा सही है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली मेंटल इज लिक्विड, देखिए मोस्टली नहीं, लिक्विड होता है, यहाँ पे कीवर्ड मोस्टली यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। कौन सा क्वेश्चन आपको कराया जाए, हाँ ये वाला कराया जाए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं पहला दूसरा। अब जो लेक्चर जितना आपको बताया मैंने उसके हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अभी तक जो भी लेक्चर मैंने बताया उसके हिसाब से आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी अपकमिंग प्लानिंग की गई है, उसके लिए आपको ऐप से जुड़े रहना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको सभी लाभ जो हैं वो मिल सके। ठीक है, आपको सभी लाभ मिल सके तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया आपको, एनसीईआरटी में आपको ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी आपको मैंने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सेकंड जो लेक्चर होगा वो होगा वॉल्केनो के ऊपर। ठीक है, वॉल्केनो के ऊपर प्रॉपर लेक्चर होगा इस पे। नेक्स्ट एनसीईआरटी के सीरीज में अब अगला जो एनसीईआरटी होगी वो होगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी में। और इंडियन ज्योग्राफी कहां पे स्टार्ट कर दिया गया है, 9th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया गया है। अगली जो क्लास होगी इसमें 9th क्लास की जो एनसीईआरटी होगी उसके चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। वहां से आपका, उसमें 2 चैप्टर है, एक तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन के बारे में है, उसके बाउंड्री वगैरह। अगला है उसका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जहां पे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू ये पढ़ेंगे। और 10th क्लास की जो एक ज्योग्राफी जिसमें चैप्टर है रिसोर्स, देखिए कितना कैसे पढ़ेंगे हम लोग। 9th क्लास के पढ़ने के बाद आप 10th क्लास का जो चैप्टर होगा पहला, चैप्टर नंबर 1, उससे सॉइल पढ़ेंगे हम लोग, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत में पाए जाने वाले मिट्टियां। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। अगेन ये एनसीईआरटी की श्रृंखला में ही है, तो शायद आप नोट डाउन कर सकते हैं,
ताकि आप अपने माइंड को मेकअप करके अगली क्लास में आए। ठीक है, अगेन आपको डाउनलोड करना होगा, प्लीज डाउनलोड आवर ऐप प्रिसा IAS ऐप, प्रिसा IAS ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और फ्री सेक्शन में, जो आपका फ्री सेक्शन चल रहा है, उसमें आपको सारे नोट्स, PDF, सब कुछ वहां मिल जाएगा आपको। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह से 2023 में अपने सपनों को पूरा करिए और सिलेक्शन लीजिए प्रिसा IAS के टीम द्वारा पढ़ाए गए और गाइडेंस में। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और प्रिसा IAS के इस मुहिम को उन लोगों तक पहुंचाइए, दूर दराज के बच्चों जो महंगे इंस्टीट्यूट या महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ये सपना नहीं देख पाते क्योंकि 2 लाख फीस हम नहीं दे पाएंगे, इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने सपने को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक बेहतर फीस, बेहतर टीम, जो कि दिल्ली से संचालित है, दिल्ली करोल बाग राजेंद्र नगर, जिसको मक्का मदीना कहा जाता है IAS की तैयारी के लिए, और आपको यहीं की टीम के द्वारा आपके घर तक बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उन सारे बच्चों के लिए एक न्यूनतम ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज प्रिसा IAS इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम न्यूनतम कॉस्ट पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। तो ऐप पे कोर्सेस चालू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है, ऑलरेडी ओपन है, और जो डिस्काउंटेड प्राइस थी वो आज तक ही थी, लेकिन आफ्टर सो मेनी मैसेज एंड डिमांड हम लोगों ने इस प्राइस को 10 तारीख तक और बढ़ाया है कि आप 10 तारीख तक जो है हमारे इस 999 का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी प्राइस रखी गई है वो आपके लिए सहूलियत के लिए रखी गई है, और अगर आपका कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप कमेंट में हमें बताएं। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर सर्विस, बेहतर लेक्चर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपके टारगेट ओरिएंटेड टीम रहे और काम करें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, अनु सर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।